अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज की हमारी थर्ड ऑनलाइन क्लास है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर्स उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो जनाब इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। आज हमने लास्ट टाइम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास हेडिंग नज़र आ रही होगी आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो बेसिकली इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, इसमें आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जनाब आयोनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास बनते हैं यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ज़रा इसकी तरफ हम फोकस करेंगे। तो हमारे पास ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये हाईली स्टेबल कंपाउंड्स हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो अपोजिट आयंस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो काफ़ी हद तक टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो आमतौर पर जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड के, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। इसके अलावा ये तमाम आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। एंड ये तमाम आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं अब इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। लेकिन आप फिर भी थोड़ी बहुत समझने के लिए बात को आप ये समझ लें कि पोलर सॉल्वेंट्स हम उन तमाम सॉल्वेंट्स को कहते हैं कि जिनके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर चार्जेस मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑयल, डीजल, अल्कोहल, ईथर, ये तमाम सॉल्वेंट्स हमारे पास नॉन पोलर कहलाते हैं। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो इन सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और आयोनिक कंपाउंड्स वो भी पोलर होते हैं क्योंकि इसमें भी चार्जेस हैं, तो ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं ये तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किससे कहते हैं हम? ऐसे तमाम कंपाउंड्स को जो आम तौर पर जिनमें से करंट पास हो सकता है, उन तमाम कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब करंट पास होने के लिए उन कंपाउंड्स का मोल्टन फॉर्म में यानी मेल्ट हुए हुए होना ज़रूरी है। अगर वो मोल्टन हालत में होंगे तो उनमें से करंट पास होगा, या फिर सेकंड कंडीशन ये होती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन उनका बना हुआ हो, यानी कि उन्हें पानी में डिज़ोल्व किया हो। अगर पानी में डिज़ोल्व होंगे उस सूरत में भी उनमें से करंट पास हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आयोनिक कंपाउंड्स की। तो चलें आज फिर हम बात करना शुरू करेंगे एक नई बॉन्ड के बारे में, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड की के डेफिनेशन को कि द बॉन्ड, अब लास्ट टाइम जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट आयंस, तो यहाँ पर हम जो है वो इस बॉन्ड को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र होने की वजह से बनती है, ऐसी बॉन्ड को हम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, सॉरी आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात की जाए तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो एटम्स के दरमियान दो एटम्स के दरमियान जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं होता और शेल फिर भी मुकम्मल करने, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन होता है एलिमेंट्स के पास कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कि एक ऐसी बॉन्ड जिसमें दोनों एलिमेंट्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल मीन्स बराबरी की शेयरिंग। अब यहाँ बराबरी से मुराद क्या है कि अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसे हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, यानी बराबरी की शेयरिंग। और ऐसी बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। आपको फ़र्क लाजमी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफ़र हो रहा था, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग यानी दोनों एलिमेंट्स के दरमियान बराबरी की शेयरिंग हो रही है। तो जनाब आपके पास इसकी भी कई सारी टाइप्स हैं, तो एक एक करके हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से मुराद क्या है कि इन दिस टाइप बोथ एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब कभी भी दोनों एलिमेंट्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इस बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे।
और इस बॉन्ड को शो करने के लिए हम एक लाइन का सहारा लेते हैं, यानी सिंगल शॉर्ट लाइन का, जिसमें हमारे पास देखें कुछ एग्जांपल आपके पास नज़र आ रही होंगी कि मॉलिक्यूल ऑफ H2, हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अपने शेल को मुकम्मल करने के लिए इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो हमारे पास डुप्लेट कहलाता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल। तो शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी से ले ले, इतनी एबिलिटी अगर इसके पास नहीं है तो फिर इसके पास सेकंड ऑप्शन बचता है कि ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर कर ले। अब शेयरिंग किस तरह कंडीशन पे फोकस करें कि यहाँ जो शेयरिंग हो रही है आपके पास, शेयरिंग के अंदर जिस तरह मैंने ड्रॉ किया है कि दोनों एलिमेंट्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। एक के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो किया है। तो ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आपको नज़र आ रहा है सेंटर में, ये अब दोनों हाइड्रोजन के लिए गिना जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कुछ देर एक हाइड्रोजन के पास रहता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है, और फिर कुछ देर दूसरे हाइड्रोजन के पास रहता है और उसकी नीड को पूरा करता है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों हाइड्रोजन की पूरी हो रही है वक्फे वक्फे से। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के दरमियान मैंने एक डॉट क्रॉस लगाकर उसको मार्क किया है कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, या फिर हम इसे सिंगल एक लाइन से शो कर सकते हैं। एक लाइन होने का मतलब ये होता है कि दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। इसी की एक और एग्जांपल देखें आप, बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास सेम एलिमेंट्स के दरमियान भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, या फिर बाद औक़ात डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। जैसे यहाँ पर दूसरी एग्जांपल आपके पास HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जिसके लास्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन, अब सॉरी लास्ट शेल में कह रहा हूँ, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम शेलिंग करना शुरू करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह इसका 17 का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाती है। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए तो दोनों की ज़रूरत एक एक इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना 2 वाला शेल मुकम्मल करना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि क्लोरीन को अपना आखिरी शेल 7 8 वाला मुकम्मल करना है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो यहाँ पर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब दोनों क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, कब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफ़र होगा। तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर के एंड तक हम ये कोशिश करेंगे कि इन सारी बातों को क्लियर कर लें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने दोनों ने यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, और इसको भी हमने सिंगल लाइन से शो कर दिया। तो ये थी आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मज़ीद आगे बढ़े अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, इसकी दूसरी टाइप कि डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगी। जिस तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थी, नाम से मेंशन है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कि दोनों एलिमेंट्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसे भी हम 2 लाइन से शो करते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 6। सेकंड ऑर्बिट को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं कि अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जिसकी वजह से दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन्स का शेल आपको मुकम्मल नज़र आएगा। यानी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ये जो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इनके लास्ट शेल में मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल 8। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, टोटल 8। यानी ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के लिए गिने जाएंगे। यानी दोनों की 8 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और यहाँ पर इसे डबल लाइन से हमने शो कर दिया। और ये बॉन्ड सेम के दरमियान भी बन सकती है और दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी बन सकती है। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, मैं भी आपको दिखा दूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आप देखें। कार्बन, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 4। अब सेकंड ऑर्बिट में 4 होने का मतलब है शेल को मुकम्मल करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इसे मिलते हैं, देखिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है एक ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो बदले में वो भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नज़र आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन का आखिरी शेल मुकम्मल हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास भी लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पूरी हुई, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो आपके पास कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डबल लाइन से शो कर दिया। तो ये थी आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा तेज़ पढ़ाने की वजह बेसिकली ये है कि आप लोग ये पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, और इस बार उम्मीद है कि अब और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो ये थी डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं इसकी तीसरी टाइप की तरफ, यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है आपके पास, जिस तरह सिंगल और डबल थी, इसी तरह जब एक और दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, शेयर हो रहे थे, इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास दोनों एलिमेंट्स जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और इस बॉन्ड को हम तीन लाइन से शो करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में आपके पास नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। शेल पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो दोनों नाइट्रोजन अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर डेवलप हो जाते हैं, यानी टोटल देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं नाइट्रोजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने पहले से मौजूद हैं, टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूरी होती है, हमें दिखाई देती है। तो इस तरह हमने इसको तीन लाइन से शो कर दिया दोनों नाइट्रोजन के दरमियान। तो आपके पास इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं C2 और H2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ आप देखें कि C2 और H2 के मॉलिक्यूल में भी दोनों कार्बन ने अपनी शेलिंग को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि दोनों कार्बन को चार चार इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो आपस में ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के मिलाकर होगा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के मुकम्मल हो रहे हैं, बचे दो। वो दो जो है वो ये एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कई बच्चों का यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता दूसरे कार्बन के साथ? 3 बॉन्ड तो बन रही हैं, ये चाहे तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करे। तो बेटे इस बात को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें कि जब कभी भी फर्स्ट बॉन्ड बनती है, तो फर्स्ट बॉन्ड बनने के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होने की वजह से अपना एक फील्ड क्रिएट करते हैं, एक दायरा बना लेते हैं, यानी एक हद बन जाती है कि उस हद तक इलेक्ट्रॉन का असर महसूस होता है। तो जिस हद तक इलेक्ट्रॉन का असर महसूस होता है, उस हद में कोई मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो जहां उनकी हद खत्म होती है, वहां पर फिर सेकंड बॉन्ड बनती है, यानी डबल बॉन्ड बनती है। उसके बाद फिर सेकंड बॉन्ड का असर जहां पर खत्म होता है, वहां पर फिर थर्ड बॉन्ड बनती है। तीसरी बॉन्ड बनने के बाद जो है वो टोटल जो सर्किल का दायरा है वो मुकम्मल हो जाता है, यानी कि अब पूरे सर्किल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स मौजूद है। अब मजीद चौथी बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है, वो तीन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट चौथे इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग को मिनिमाइज कर देता है। तो इसलिए कभी भी दो कार्बन के दरमियान चार बॉन्ड्स नहीं बन पाती। तो इसलिए मजबूरन कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो मैंने आपके सामने की एग्जांपल में शो किया है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल है इथाइन का, इथाइन ETHYNE। इथाइन एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इसका कॉमन नाम है एसिटाइलिन। ये एक गैस होती है। तो जनाब ये थी आपके पास तीन कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स। तो जरा मजीद थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किए तो कोवलेंट बॉन्ड को और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ख़त्म कर लें कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बनती है, तीनों सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तीनों बॉन्ड्स आपके पास इनकी नेचर दो किस्म की हो सकती है। यानी अगर आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है, यानी चार्जेस वाली भी हो सकती है और बिना चार्जेस वाली भी। इसी तरह डबल में भी यही कंडीशन है और ट्रिपल में भी यही कंडीशन है। अब चार्जेस और बिना चार्जेस का क्या मतलब है, जरा इस बात को समझने के लिए पहले डेफिनेशन देखें कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। कि जब कभी भी
दो एलिमेंट्स की जो पावर होती है जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, जब भी कभी दो एलिमेंट्स की पावर का जो डिफरेंस आता है यानी दोनों को माइनस करके आंसर आता है, अगर वो आंसर 0.1 से 1.6 के दरमियान में आ जाए तो इस बॉन्ड को कोवलेंट तो कहेंगे, लेकिन ये बॉन्ड कहलाएगी पोलर कोवलेंट, यानी इसके अंदर हमारे पास जो है वो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अभी क्यों होते हैं ये बात को समझते हैं हम। तो इसलिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड को पार्शियली आयोनिक भी कहते हैं, यानी इसके अंदर कुछ हद तक आयोनिक करेक्टर आ गया, यानी चार्जेस वाला कुछ हद तक करेक्टर आ चुका है। तो याद रखिएगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कि जब कभी भी दोनों एटम्स की पावर का डिफरेंस 0.1 से 1.6 के दरमियान में आ जाता है तो इस बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जबकि अगर दोनों एटम्स की पावर को माइनस कर कर अगर आंसर जो है वो जीरो आ जाता है तो इस बॉन्ड को हम नॉन पोलर कहते हैं, और एक्चुअल में इसे ही कहा जाता है प्योर कोवलेंट, यानी ये नजर आ रही है यहाँ पर बराबरी की शेयरिंग। और अगर ऐसा हो कि दोनों की पावर्स को डिफरेंस निकाल कर अगर दोनों की पावर्स का आंसर जो है वो 1.7 या फिर इससे ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर जो है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक पावरफुल जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कमज़ोर एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ज़रा इसकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए कि जिस तरह से आपके पास यहाँ देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है आपके पास जिसमें हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल बनाया है। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन की पावर को, यहाँ मैंने मेंशन किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2.1 है। तो अगर आप दोनों की पावर को माइनस करें तो आंसर जीरो आता है, मीन्स कि यहाँ पर बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। अब इस नॉन पोलर का मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है ये बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन ने इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया और दूसरे हाइड्रोजन ने इसको अपनी तरफ से कम खींचा हुआ है। यानी ये पेयर बिल्कुल जब सेंटर में होता है तो इसका मतलब ना कोई पावरफुल रहा ना कोई कमज़ोर रहा। इसको इस तरह से समझें कि आपने कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं और आपका दोस्त जो है वो आपके साथ कुछ पैसे मिलाता है और वो चीज़ खरीदता है। वो कितने पैसे मिलाता है, मीन्स वो मिलाता है 50%। यानी अगर आप जैसे एक बॉल खरीदने गए, बॉल 40 रुपए की अगर है तो 20 रुपए उसने मिलाए 20 रुपए आपने मिलाए, तो आपके पास जो है वो बॉल को अगर पूछा जाए कि इस बॉल पे किसका हक ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि ये बॉल जो है वो दोनों के लिए बराबरी का हक रखती है, यानी कि जितनी देर उसके पास रहेगी उतनी देर मेरे पास भी रहेगी। तो इसका मतलब ना कोई पावरफुल हुआ ना कोई कमज़ोर हुआ, तो इसका मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा और बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कहलाएगी। जबकि इसी को अपोजिट यहाँ पर आप HCl की बॉन्डिंग को देखें तो हाइड्रोजन की पावर 2.1 क्लोरीन 3.0, यानी वही बॉल जो खरीदने के लिए गए उसके अंदर आपने मिलाए 20 रुपए या 30 रुपए और आपके दोस्त ने मिलाए 70 रुपए। तो जिसने 70 रुपए मिलाए हैं यानी जिसकी पावर ज्यादा है, अब क्या होगा कि वो जो बॉल है वो बॉल उसके पास ज्यादा देर तक रहेगी, यानी कि बॉल पे हक उसका ज्यादा हुआ। तो इसी तरह यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचे हुए होंगे, जबकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे। तो दूर होने की वजह से यानी हाइड्रोजन यहाँ आपको कमजोर दिखाई दे रहा है और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है। कमजोर और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के हो गए दोनों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने पैसे मिलाए हैं, आपने जो है वो बॉल के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी दिया है, तो दिया है मींस के उस बॉल पे आपका भी हक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, यहाँ पर बराबरी की शेयरिंग हुई है। लेकिन बराबरी की शेयरिंग में एक जो बराबरी की शेयरिंग का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पैसे भी बराबर लग रहे हो। बराबरी की शेयरिंग का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये है बराबरी की शेयरिंग। अब अगर एक पावरफुल है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा रखेगा और जो कमजोर है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर थोड़ा कम रहेगा। तो जो एलिमेंट पावरफुल है उसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम पावर के डिफरेंस को माइनस करें कि हाइड्रोजन की पावर 2.1 क्लोरीन 3.0 दोनों को अगर माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.9। अभी हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया था कि अगर आंसर आपका दोनों की पावर को माइनस करके 0.1 से 1.6 के दरमियान में आ जाता है तो इस बॉन्ड को हम पोलर का नाम देंगे। पोलर मतलब चार्जेस वाली बॉन्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन जो पावरफुल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंचा हुआ है
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन पूरा नेगेटिव नहीं, ना पूरा पॉजिटिव। नेगेटिव के ऊपर छोटा सा एक साइन डला हुआ है, एस बनाकर उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। इस साइन को कहते हैं पार्शल का साइन। पार्शल का मतलब है कि ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया हुआ है, यानी कि पार्शल नेगेटिव मतलब यूं समझ लें इसको कि थोड़ा बहुत नेगेटिव है ये एलिमेंट, और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये एलिमेंट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत मतलब इसकी पावर कम होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इससे थोड़ा दूर है, और पार्शियल नेगेटिव होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस एलिमेंट के थोड़ा करीब है। तो इसीलिए इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है, कोवलेंट तो है यानी शेयरिंग तो हुई भी है, लेकिन पोलर, एक कमजोर और एक स्ट्रॉन्ग के दरमियान में। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी देखें आप, कि दोनों ऑक्सीजन पावर सेम हो रही है, दोनों की पावर है 3.5, तो दोनों की पावर का डिफरेंस निकालें तो जीरो आता है, मीन्स ये बॉन्ड नॉन पोलर है, बराबरी की शेयरिंग है और बराबर की ही ताकत लगी हुई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन की पावर 2.5 और ऑक्सीजन 3.5। अगर दोनों की पावर को डिफरेंस निकालें आप, तो आंसर आता है 1.0। भले वो लेफ्ट ऑक्सीजन से हो या राइट ऑक्सीजन से हो, आंसर 1.0 ही आएगा। मींस ये बॉन्ड आपने समझ लिया कि ये पोलर होगी, नॉन पोलर नहीं होगी। अब पोलर होने का मतलब यहाँ पर कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है, तो पावर हमें बता रही है कि कार्बन के ऊपर जो 2.5 पावर है कार्बन की, ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन से दूर होगा और ऑक्सीजन के करीब होगा। तो यहाँ मैंने नीचे मेंशन किया है कि कार्बन थोड़ा बहुत पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव दूसरे ऑक्सीजन के लिहाज से भी, और पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन हमारा इस कार्बन के लिहाज से। तो ये बॉन्ड हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी मैंने दो एग्जांपल्स दिए आपको, कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन की पावर भी उतनी ही होती है जितनी क्लोरीन की पावर होती है, यानी 3.0। तो दोनों नाइट्रोजन के दरमियान पावर सेम है, इसलिए आंसर जीरो आया, जिसकी वजह से बॉन्ड कहलाएगी नॉन पोलर। जबकि अगर इसी की दूसरी एग्जाम्पल हम देखें, आप यहाँ देख सकते हैं C2H2 की एग्जाम्पल, कि यहाँ पर कार्बन जो है वो कार्बन, दो कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनी हुई है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड बनी हुई है। अब कार्बन की पावर 2.5, हाइड्रोजन 2.1, यानी देखा जाए कार्बन स्ट्रॉन्ग और हाइड्रोजन जो है वो कमजोर। हम बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन कार्बन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों कार्बन की तो पावर सेम है। इसका मतलब दोनों कार्बन जो है, इन दोनों के दरमियान ये जो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए हैं, ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, यानी दोनों कार्बन है, दोनों की पावर का सम जीरो आएगा। इसकी वजह से दोनों कार्बन का एक दूसरे के लिए कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो कार्बन पावरफुल होने की वजह से आंसर देखिए कितना आ रहा है, 2.5 माइनस 2.1, यानी आंसर आ रहा है 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कार्बन की तरफ ज्यादा खींचा हुआ होगा, जिसकी वजह से कार्बन यहाँ पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव। जबकि दूसरे कार्बन का भी सेम हाल है कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब एक बात का ख्याल रहे कि कार्बन नेगेटिव होने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के लिए नेगेटिव है, लेकिन दोनों कार्बन की आपस में बात करो तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइए बॉन्ड कौन सी है, पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप ये जवाब देंगे कि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड नॉन पोलर है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर है। तो इसी तरह से तीसरी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे NaCl की एग्जाम्पल लेते हैं, कि जब भी कभी अगर हम पावर देखते हैं सोडियम की वो है 0.9, और क्लोरीन की पावर देखें तो वो है 3.0। अगर दोनों को माइनस करें हम, आंसर आता है 2.1। और हमने ये बात की थी कि अगर दोनों की पावर्स का डिफरेंस निकाल कर 1.7 या इससे ज़्यादा आता है, तो बॉन्ड हमारे पास जो है वो आयोनिक होती है, और आंसर आया हमारा 2.1। इसका मतलब ये कि दोनों के दरमियान जो है वो कोई शेयरिंग नहीं हो रही होगी। एक एलिमेंट जो कमजोर है उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और जो पावरफुल एलिमेंट होगा उसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। तो इसलिए पावरफुल के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और कमजोर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो भैया ये थी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की सारी दास्तान। उम्मीद है आपको
पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। तो अगर ना समझ में आई हो तो इंशाल्लाह जब हमारी क्वेरी क्लास होगी, सवाल जवाब का सेशन होगा, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़ आज की क्लास के लिए।